हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरबी ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मैथ का मॉडल पेपर का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा। इससे पहले वाले पार्ट को यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर आप पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जो पहले वाले वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक बता दिया था और क्वेश्चन नंबर 76 सही है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इसे मेरे पास एक वृत्त दे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है। देखिए यहाँ पर हो गया Q है, यहाँ पर इसका केंद्र O है, यहाँ पर R है। QOR वृत्त का क्या कर है, व्यास है तथा PQ बराबर है आपको PR के। देखिए ध्यान से, यहाँ पर P है, इसमें कह रहा है कि जितना बड़ा PQ है उतना ही बड़ा यहाँ पर PR है। यह दोनों क्या है, आपको आपस में बराबर है। तो हमको कह रहा है क्या चाहिए, यहाँ पर कोण PQR पूछ रहा है। क्या चाहिए, कोण PQR पूछ रहा है। कोण PQR यह कोण पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं क्या चाहिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखिए ध्यान से, जिस इसको मैं यहाँ पर समझा रहे हैं, यहाँ पर एक अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त है जहाँ पर तो क्या होगा EAB मेरा हो गया व्यास। देखिए अर्धवृत्त में क्या होता है, व्यास के एक छोर से शुरू करके वृत्त के परिधि को कहीं मिलाएंगे और फिर उस वहीं से व्यास के दूसरे छोर पर मिलाएंगे तो यह जो कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण। या चाहे हम यहाँ से शुरू करके यहाँ मिला दे और फिर इससे एक छोर यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री कोण बनेगा। मतलब एक छोर से शुरू करके वृत्त के परिधि को कहीं मिला दे और फिर वहां से दूसरे छोर के मिला दिया, सब कोण कितना बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर वही बात है, यह वृत्त का चूंकि व्यास है, वृत्त का व्यास है तो यहाँ से जो यह कोण बनेगा कितना कोण बनेगा, यह बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा। देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री, जिसमें यह हो गया, मतलब तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें यह अकेले 90 है। इसका मतलब यह दोनों जोड़कर कितना होगा, दोनों जोड़कर 90 होगा, तब तक 90 या दोनों जगह 90 90 180 हो गया। देखिए इस त्रिभुज में बोल रहा है कि यह जो भुजा दोनों है आपस में बराबर है। तो जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है उसके कोई दो कोण भी बराबर होता है, तो इसके सामने का यह जो कोण होगा और इसके मतलब इस भुजा के सामने का यह कोण और इस भुजा के सामने का यह कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मतलब अगर यह 90 अकेले है तो दोनों जोड़ के 90 होगा, तो ये भी होगा आपको 45 और ये भी आपको होगा 45। मतलब P उसका कह रहा है PQR यह कितना होगा, तो यह होगा 45 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो गया C। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 77 में। देखिए 77 में कह रहा है क्या चाहिए, यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB तथा AC दो स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक भी वृत्त हो गया जिसका केंद्र क्या चाहिए है, O है। इसमें हमको क्या बोल रहा है, इसमें AB तथा AC दो स्पर्श रेखा है। यहाँ पर स्पर्श रेखा क्या, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, यहाँ से एक AB और एक AC, मतलब यहाँ पर A है, यहाँ से AB एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से AC एक स्पर्श रेखा है। अब हमको बोल रहा है क्या चाहिए, इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 110 है। देखिए ध्यान से, कोण BOC यह जो कोण बोल रहा है, यह कोण कितना बोल रहा है, 110 डिग्री बोल रहा है, 110। कोण BOC यह कोण कितना हो गया, 110 है। तो हमको पूछ रहा है क्या चाहिए, कोण CAO पूछ रहा है, CAO यह कोण पूछ रहा है। तो हमको यह क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यह जो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है BOA, वो बन रहा है COA, यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, मतलब त्रिभुज BOA और त्रिभुज इधर COA, यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। क्यों, तो RHS से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, आपस में सर्वांगसम। सर्वांगसम होंगे तो सब दोनों त्रिभुज का क्या होगा, प्रत्येक कोण, मतलब यहाँ तो 90 डिग्री पहले से था, यहाँ भी 90 डिग्री पहले से, इसका मतलब यह दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यह पूरा 110 था तो ये भी हो जाएगा 55 और ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। हमको पूछा क्या, हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर हमको CAO का मान पूछ रहा है, CAO का मान पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, तो CAO देखिए यहाँ पर 90 हो गया, यह 90 है, यह 55 है, तो कितना होगा दोनों जोड़कर, मतलब 90 जोड़ 55 यह हो गया आपको 145 डिग्री। तो 145 त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, 90 यह 55 तो 145 बचा कितना, तो 145 + 50 मतलब बच गया कितना, 35 डिग्री। यह आंसर होगा इसका।
मतलब 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 की तरफ। देखिए 78 में बोला जा रहा है कि अति बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु यहाँ पर टी है। इस टी से यहाँ पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, यह लंबाई हमको बोला जा रहा है कितना है, 12 सेंटीमीटर। यह कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब हमको बोल रहा है और केंद्र से टी की दूरी, और इसी वृत्त के केंद्र से टी की दूरी, यह जो दूरी है, यह दूरी बोला है कितना है, 13 बोला है, कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, केंद्र से इसको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, वृत्त का यह त्रिज्या होगा। हमको यही मालूम करना है। यह टी है, इसको मानते हैं ओ, इसको मानते हैं ए। देखिए प्रमेय थ्योरम होता है क्या चीज, कि वृत्त पर मतलब स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर मिलता है, उस बिंदु से अगर जब हम केंद्र को मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब क्या होता है क्या चीज, कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। देखिए ध्यान से, यह 90 डिग्री का बन गया, इसका मतलब कि 90 के सामने यह क्या कहलाएगा, यह कर्ण कहलाएगा। तो यह कर्ण होगा, और मान लेते इसको आधार, हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको लंब निकालना है। मतलब हमको पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि 90 के सामने जो कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण ओटी है, तो ओटी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या चीज, एक बार मतलब ओटी का स्क्वायर बराबर होगा एटी का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको मानेगा जब हम आधार, तो आधार का स्क्वायर प्लस एक बार लंब, यानी कि एओ का स्क्वायर। देखिए ओटी का मान हमको कितना दिया हुआ, ओटी का मान हमको दिया 13, तो 13 का स्क्वायर 169। अच्छा एटी का मान हमको कितना 12 है, तब यह हो गया 169। इसका कितना है 12, तो बराबर 144, इधर प्लस में तो माइनस में आएगा 144, बराबर इधर कितना बच गया, इधर हमको बच गया एओ का स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, एओ बराबर हो गया √25, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब 78 नंबर का आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 की तरफ। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या चीज, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र, देखिए यहाँ पर फिर से वृत्त हमको दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। पहले मैं पिक्चर बना लेता हूँ, फिर सुनाता हूँ क्या है। देखिए बोल रहा कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र, ओ हो गया वृत्त का केंद्र, तथा क्यू पी आर 60 डिग्री, क्यू पी आर यह जो एंगल हमको बोल रहा है क्या चीज है, 60 डिग्री। तो हमको कह रहा है क्या चीज, ओ क्यू आर क्या मान ज्ञात कीजिए। ओ क्यू आर हमको यह एंगल पूछ रहा है क्या चीज, ओ क्यू आर हमको पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो सबसे पहले हमको यह करना पड़ेगा कि जो हमको निकालना है, हम देखें कि यह कौन से त्रिभुज में पड़ रहा है। देखिए निकालना हमको है ओ क्यू आर, तो यह पड़ रहा है ओ क्यू आर, इस त्रिभुज में पड़ रहा है। देखिए ध्यान से, यह वृत्त का अगर जो केंद्र है, तो इसका मतलब कि जितना बड़ा ओ क्यू होगा उतना ही बड़ा ओ आर रहेगा। क्यों, क्योंकि मतलब त्रिज्या जो कि दोनों त्रिज्या हो गया, त्रिज्या दोनों आपस में बराबर, जितना बड़ा यह होगा उतना ही बड़ा यह होगा। तो इस जब दो गो भुजा बराबर हो गया किसी भी त्रिभुज में, तो दो कोण बराबर, तो यहाँ पर अगर यह होगा x डिग्री का कोण, भी कितना हो जाएगा, x डिग्री कोण होगा। देखिए अब दोनों कोण हमको मालूम चल गया कि ये भी x, ये भी x, हमको यह कोण मालूम चलना चाहिए। देखिए वृत्त में एक और प्रमेय होता है क्या चीज, कि जीवा के द्वारा वृत्त के परिधि पर अगर कहीं कोण बन रहा है, और उसी जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है, तो केंद्र पर का जो कोण होता है परिधि के कोण का दुगुना होता है। अगर जो ई एक्स बनेगा तो ई 2x बनेगा। अगर जो यहाँ पर कोण 20 डिग्री का बन रहा है, यह कोण कितना का होगा, 40 डिग्री का होगा। देखिए वही बात होगा, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 120 हो गया। तो 120 यह अकेले है, यह दोनों बराबर है। तो 120 के बाद इधर बचा कितना, इधर बचेगा आपको 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो 180 में 120 अकेले ही, तो बचा 60, 60 में 30 यह होगा, 30 यह होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो गया 30 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन हो गया आपको बी। चलते हैं 80 की तरफ। देखिए 80 नंबर सवाल में बोल रहा है, आंकड़ा हमको दिया हुआ है 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65। इसमें हमको पूछा रहा है इसका परिसर बताइए। देखिए परिसर होता है, या देखिएगा हमेशा कि जो बड़ा मान होता है, बड़ा मान या कहिएगा कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। परिसर क्या होता है, परिसर होता है उच्च सीमा, माइनस में आपको होता है निम्न सीमा।
देखिए, तो उच्च सीमा कहने का मतलब यहाँ पर जो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 15, 20, 84, 29, 41 सबसे बड़ा मान यहाँ पर 84 है। तो 84 में से सबसे छोटा मान घटेगा, सबसे छोटा कितना होगा, 15, 20, 41, 29, सबसे छोटा 15 है। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा तो 9, ये बचेगा 7, 1, 6, 69 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 80 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की तरफ। देखिए आज 81 बोल रहा है हमको 1, 2, 3, डॉट 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 एन, यह समांतर माध्य दिया हुआ है। मतलब यह देखिएगा ध्यान से, देखिएगा समांतर श्रेणी में है क्योंकि बीच का अंतर यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हमको पूछा जा रहा है क्या चीज का, समांतर माध्य बताइए। देखिए ध्यान से, तब समांतर माध्य क्या होता है, यह क्या हो गया, प्रथम एन प्राकृत संख्या होता है। फॉर्मूला इसका होता है क्या चीज, एन इंटू एन प्लस 1/2, मतलब प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग यह होता है। यह किससे निकलता है, यह आपको एसन पर निकलता है। मतलब इसके लिए आपको एक मतलब समांतर श्रेणी में जाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, जो प्रथम पद है इसको हम लोग ए बोलते हैं। ए के मान 1 हो गया, डी का मान भी कितना होगा, अगले पद में से पीछे घटेगा, 2 में से 1 माइनस घटेगा तो कितना होगा, 1 हो गया। तो ए का मान भी 1, डी का मान भी 1, अब यहाँ पर एन का मान कितना हो गया, एन हो गया। हम लगाएंगे फॉर्मूला एस एन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n का मान 10 है, n/2 2 गुने a का मान कितना है, 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 यानी कि 2 रह गया, प्लस n माइनस 1, डी के मान भी यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1, कोई फर्क ना पड़ेगा। हमको क्या हो गया, n/2 यहाँ पर 2 जोड़ n माइनस 1 यानी क्या हो गया, n/2 यहाँ पर घटेगा तो क्या होगा, 1 जोड़ n। देखिए यही ना हो गया, एन यहाँ पर एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1, अब बट्टा में क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका आंसर यह देखिएगा कि लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं के योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आपको हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। देखिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना, 1 मिनट, फिर बट्टा में क्योंकि समांतर माध्य कर रहा है तो हमको बट्टा में, इसको बट्टा में होता है ना कि हमको कहा जाएगा कि 2, यहाँ पर हमको बोल दिया जाएगा कि 2, 4, 6 का समांतर माध्य बताइए। क्या होता है समांतर माध्य, कि जितना संख्या है सबका जोड़, अब बट्टे में जो संख्या 3, 3 से भाग। यहाँ पर भी यह तो हो गया सबका जोड़, यह जो हो गया सबका जोड़ है कि 1 से लेके n तक का जोड़ हो गया। और समांतर माध्य करा तो क्या वो संख्या पूरा n है, तो हमको n से यहाँ पर भाग ना पाए, n से 31, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 80 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा सी, 80 नहीं 81 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन चलते 82 की तरफ। देखिए 82 में बोला जा रहा है 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस x गुने माध्य। हमको पूछा है कि x का मान क्या होगा। देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक, यह प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, क्या चीज, 2 गुने माध्य बराबर होता है बहुलक। मतलब बहुलक क्या होता है कि माध्यक में, या जिसको माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका में 3 से गुना करके माध्य को 2 से गुना करके माध्यिक में इसमें से इसको घटाइएगा तो यह बहुलक के बराबर हो जाएगा। तो यहीं पर हमको माध्य में यहाँ x का मान जो होगा 2 से गुना करना पड़ेगा। 83 नंबर सवाल में चलते हैं। देखिए 83 सवाल में बोला क्या रहा है कि प्रेक्षण का हमको बहुलक बताना है। सवाल कितना है, 12 है, 13 है, 11 है, 14 है, 12 है, 13 है, 15 है, उसके बाद 11 है, तब 13 है। हमको इसका बहुलक बता। देखिए बहुलक क्या होता है कि कोई भी अगर जो आपको इस तरह से दे दे बहुलक पूछेगा तो बहुलक क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है, सबसे ज्यादा बार जो है तो बहुलक होता है। 12 देखिए 12 1 बार 2 बार आया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। 12 कितना बार आ गया, 2 बार। 13 कितना बार है, 1 बार 2 बार। 13 भी आ गया आपको 2 बार। 11 है 1 बार, यहाँ आपको 11 कितना बार है, 11 भी आपको 2 बार है। उसका तो कितना हो गया, 14 1 बार, 14 1 बार है, 14 1 बार। 13 है 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। तो 13 कितना बार है, 13 3 बार। तो सबसे अधिक इसमें कौन आया है, सबसे अधिक बार इसमें 13 आया हुआ। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 13 होगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 13 होगा। मतलब 83 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। चलते हैं 84 नंबर सवाल की तरफ। देखिए ध्यान से,
देखिए 84 नंबर सवाल में हमको बोला जा रहा है क्या, 7,9,13,15 तथा x, इसका माध्य हमको 10 दिया हुआ है। का माध्य हमको कितना है, 10 है। तो हमको करा कि x का मान निकल। देखिए तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग। अब बट्टा में होता है कुल संख्या, बट्टा में क्या होता है, कुल संख्या। यह माध्य का फॉर्मूला होता है। देखिए तब माध्य तुमको दे दिया भाई 10, यहाँ पे क्या रखेंगे 10 बराबर कुल संख्याओं का योग। संख्या कितना, 7, 9, 13, 15, 100 सबको जोड़ेंगे, 7 जोड़ 9 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 100। अब बट्टे कुल संख्या कितना बार संख्या क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से हम x के मान निकालेंगे, क्रॉस गुना होगा 10 5 50 बराबर यहाँ पर कितना होगा, 9 7 16, 16 13, 16 13 29, 29 10 39 5 44, 44 प्लस x, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब 84 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 की तरफ। 85 नंबर जो सवाल हमको अब यहाँ प्रायिकता से, जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, उससे हमको पूछा जा रहा है 85 नंबर सवाल में। 85 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई घटना है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना के होने की संभावना, तो जो प्रायिकता का मान होता है यह क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। कोई भी घटना है या तो उस घटना को होने का जो संभावना होता है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन वो हमेशा 1 से छोटा और 1 से बराबर होगा। याद रखिएगा, प्रायिकता जो होता है 1 से छोटा 1 के बराबर, लेकिन 0 के बराबर और 0 से छोटा होता है। मतलब प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें कहा किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, तक अधिकतम मान कितना हो गया, अधिकतम 1 हो गया, 1 से बड़ा हो नहीं सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 85 का। चलते हैं 86 नंबर सवाल में। 86 नंबर सवाल 85 नंबर से ही मिलता जुलता है। निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए यहाँ ए ऑप्शन में हमको करा कि 50%, बी में हमको बोला जा रहा है 0.12, सी में यहाँ पर दे दिया 3/4, और डी में यहाँ बोला जा रहा है 13/12। इसमें कौन बोला है कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, 50% का मतलब क्या हो गया, 50% मतलब कि बट्टा में 100, तो 50 दो बार में मतलब 1/2, मतलब इसका मान क्या आ गया, दशमलव में 5 आ गया। तो दशमलव में 5 हो गया तो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आ गया। इसका मतलब कि यह होगा, यह तो ऐसे भी 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा, यह भी होगा। 4 में मतलब 4 से 3 भाग देंगे, मतलब जिसमें हम भाग दे रहे हैं वह नीचे वाला से क्या है, छोटा है, तो इसका जो मान होगा हम भाग देंगे तो दशमलव क्या होगा 0, तो यहाँ पर लगभग 0.7 आ गया, 0.7 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, 0 से तो बड़ा है लेकिन यह 1 से छोटा है। इसका मतलब कि यह भी प्रायिकता होगा, मतलब ये भी होगा। इसमें हम भाग देंगे 12 से 12 में 1 बार में लगेगा, 1 दशमलव में कुछ इसका आंसर आएगा। तो यह क्या होगा, 1 से बड़ा हो गया, और प्रायिकता का जो मान होता है 1 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 86 नंबर। देखिए 86 में 86 हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 87 नंबर। देखिए 87 में कह रहा है कि एक न्यायसंगत पासा फेंका गया है तो 2 के गुणज आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए पासा हम लोग बोलते हैं, लूडो तो खेलते हैं ना, उसमें जो गोटी होता है उसको हम पासा बोलते हैं। देखिए तो लूडो के गोटी पर क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा, 3 4 5 6, एक रहता है 2 3 4 5 या फिर 6 रहता है। लूडो गोटी पे ही रहता है। इसमें कह रहा है, लूडो को गोटी को हम ऊपर पासे को फेंक रहे हैं, तो इसमें कह रहा है इस 2 के गुणज आने की प्रायिकता क्या होगा। मतलब कह रहा है कि ऊपर में लूडो गोटी से ऊपर 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन कह रहा है क्या चीज कि उसमें वैसा संख्या है जो 2 का गुणज हो। 2 का गुणज करने का मतलब कि जिसमें 2 से भाग लगे, तो इसका प्रायिकता क्या होगा। तो 2 से भाग मतलब कि या तो संख्या 2 आएगा फिर भी 2 से भाग लगेगा, या 4 या 6। यहाँ पर संभव परिणाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो संभव परिणाम हो गया आपको, संभव परिणाम यहाँ पर 3 गो हो गया, 2 भी आ सकता है 4 भी, 6। तो संभव परिणाम कितना आ गया, सॉरी संभव परिणाम कितना आ गया 3। और कुल परिणाम की हम बात करेंगे। कुल परिणाम क्या होता है, कुल परिणाम मतलब कि जो टोटल परिणाम कुछ लुटाने के लिए कुछ आ सकता है, तो कुछ मतलब कि पूरा 6 होगा, तो संभव कुल परिणाम कितना हो गया 6 हो गया। तो हमको बोल रहा है इसका प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। फॉर्मूला क्या होता है,
ऊपर में होता है संभव परिणाम, ऊपर में क्या होता है संभव परिणाम, और नीचे होता है आपको कुल परिणाम। कुल परिणाम, संभव परिणाम कितना है 3 और बट्टा में 6 कट गया कितना 1/2, इसका आंसर होगा। मतलब 87 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए। चलते हैं सवाल नंबर 88 की तरफ। देखिए ध्यान से 88 नंबर सवाल इसे देख लीजिए। देखिए 88 नंबर सवाल में बोला जा रहा है अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षा निकला जाता है तो इसके लाल रंग होने की क्या प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा ताश में क्या होता है पूरा इसमें 52 पत्ती होते हैं। इसमें 52 में क्या होता है यहाँ पे लिख रहे हैं ताश में क्या होता है 52 पत्ती होते हैं। 52 में आपको जो 26 को होता है यह होता है काला, 26 को आपको होता है क्या काला रंग का होता है, और 26 को ही आपको होता है लाल रंग का होता है। देखिए तो हमको बोला है कि ताश के पत्ती में से एगो पत्ती यादृक्ष, यादृक्ष मतलब कि बिना देखे हुए यादृक्ष निकाल जाता है तो इसका क्या संभावना है कि इसके लाल रंग होने की, मतलब लाल रंग होने की इसका क्या संभावना। देखिए तो लाल रंग के बाद का तो 26 में से कौन आ सकता है, तो ऊपर में फिर संभव परिणाम तो हो गया 26, तो ऊपर में क्या हो गया 26। और कुल परिणाम में क्या होगा जो टोटल इसमें पत्ता होता है, कुल परिणाम कितना है 52 है, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 52, फिर 26 से कटेगा 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 88 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो गया ए। चलते हैं 89 नंबर सवाल पर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। इसी तरह की मैं बहुत ही रोचक और मतलब कि गणित मैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 की तरफ। देखिए 89 में बोला जा रहा है कि 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हो तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या होगा। ध्यान दीजिएगा सिक्का क्या होता है, सिक्का में एक रहता है हेड और एक रहता है टेल। देखिए तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कह रहा है इसमें क्या, इसमें कह रहा है कम से कम एक शीर्ष, एक शीर्ष मतलब हेड, हम इसी को बोलते हैं शीर्ष को, हेड को हम लोग बोलते हैं शीर्ष और टेल को हम लोग बोलते हैं पट। तो हमको बोला कम से कम एक शीर्ष आए, इसकी क्या प्रक्रिया। देखिए तो सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पर टेल भी आ जाए, या हो सकता है कि एक पर टेल आए तो दूसरे पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि पहले पर हेड आए तो बाद पर क्या आ जाए टेल आ जाए। तो हमको बोला है कम से कम एक शीर्ष कम से कम एक शीर्ष, ज्यादा शीर्ष आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, शीर्ष हम बोलते हैं हेड को, तो कम से कम एक, इसमें तो दोनों है चलेगा, तो यह बात हो सकता है कम से कम एक शीर्ष, इसमें तो एक भी शीर्ष नहीं है क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या चीज है, दोनों यहाँ पर पट है, तो यह नहीं होगा। तो यह हो सकता है कम से कम एक शीर्ष मतलब एक हेड, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। मतलब संभव परिणाम यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर संभव परिणाम आपको हो गया, संभव परिणाम तो हो गया 3, 1 2 3, और कुल परिणाम की हम बात करेंगे तो कुल परिणाम मेरे पास क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो फिर हम निकालेंगे प्रायिकता बराबर क्या होता फॉर्मूला, ऊपर में संभव परिणाम, ऊपर में कितना हो गया 3 और नीचे में कुल परिणाम कितना होता है 4। तो इसका 89 नंबर ऑप्शन का मतलब सवाल का ऑप्शन हो गया आपको डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 90 की तरफ। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन बोला कि 3 सिक्के के उछाल में संभव परिणाम की संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 3 सिक्के को हम एक साथ उछाले या मतलब एक ही सिक्के को 3 बार उछाले, दोनों में जो संभव परिणाम होगा मतलब उसमें क्या होगा दोनों बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा जैसे कि अगर जो हम 3 सिक्के को अगर जो एक बार उछाल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा सिक्का में क्या होता है, एक बात होता है हेड और एक बात क्या होता है टेल। तो दुइयों को बात आ सकता है तो दो तो लिखेंगे, लेकिन सिक्का की संख्या यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर उनको पावर में क्या लिखना पड़ेगा 3, यानी कि 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 सिक्का रहता है, 6 सिक्का रहता है फिर क्या करते हैं, देखिए सिक्का में फिर वही बात है कि हेड या टेल दोनों में से कोई एक बात रहेगा तो उसके लिए तो हम लिखेंगे 2, एगो हेड एगो टेल, तो पूरा परिणाम क्या होगा दोनों मिला के 2 हो गया। और 6 को सिक्का है तो पावर क्या कर देंगे 6 कर देंगे। फिर इसका जो होगा आपको 6 कितना हो जाएगा 64 जाएगा ही। और फिर इसी तरह हम कहें कि नहीं 4 सिक्का रहता है क्या करते हैं, सिक्का में फिर हेड टेल दो बात होता है तो 2 तो लिखेंगे हम, 4 है तो पावर में 4 करते सिक्का में कितना होता 16 होता। उसी तरह अगर कहे कि एक लूडो को पासों को 2 लूडो को पासों को एक साथ अगर उछालते हैं तो कुल परिणाम क्या हो सकता है। देखिए तो लूडो में क्या होता है 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है, तो 6 तो लिखेंगे हम, 2 गो है तो पावर में क्या करेंगे 2 गो लूडो पाती पासा है तो पावर में क्या करेंगे 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसी तरह निकाल सकते हैं इसको हम। सवाल नंबर चलते हैं 91 की तरफ। देखिए 91 में बोला जा रहा है
देखिए एक आने में है 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त है, यहाँ पर हम बनाते हैं वृत्त, वृत्त के अंदर में क्या है, एक वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। वृत्त है, वृत्त के अंदर में क्या है, एक वर्ग है। यहाँ पर हमको बोल रहा है कि जो वृत्त है उसका त्रिज्या हमको दिया हुआ है 8। ध्यान दीजिएगा, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से इसको परिधि की बुलाएंगे, तो यहाँ पर इसका ओ है, इसका ए है, तो ओ ए का मान कितना दे दिया 8। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको अभी यहाँ से हम मिलाते हैं तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 8। या ओ मान लिए यह है, इसको कितना मान लेते हैं बी। हमको यहाँ पर पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, हमको पूछ रहा है यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। देखिए तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर जो वर्ग का भुजा है, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर, किसी को मानने चाहिए, तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वर्ग का भुजा चाहिए। तो यहाँ पर तो वर्ग का भुजा दिया हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यह जो वृत्त का व्यास है यह क्या है, यह आपको वर्ग का विकर्ण का काम कर रहा है। तो यहाँ से वर्ग का विकर्ण तो हमको हो गया 8, यहाँ से त्रिज्या यह 8, त्रिज्या यह आता 8 8 16, पूरा व्यास कितना हो गया 16। तो जो व्यास है ये वर्ग का क्या है, विकर्ण, यानी कि हमको दे दिया है क्या चीज, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण हमको कितना दे दिया हुआ है, 8 8 16 दे दिया है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या चीज, √2 गुने भुजा, यानी कि इसका मान हमको दे दिया 16। यहाँ से भुजा के मान निकालेंगे तो क्या होगा, 16 गुना में है तो भाग में आ जाएगा √2। अब यहाँ पर हम रख देंगे भुजा का मान, यहाँ से रख के क्या होगा 16/√2 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 16 गुने 16 256, और √2 मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 सी बचेगा, 2 से 2 16 8 मरतबे 16 16 128 कितना हो जाएगा 128, इसका आंसर होगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर होगा आपको डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 बोला जा रहा है, दो वृत्त के परिधि का अनुपात 4:5। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त मान लेते यह है और एक वृत्त मान लेते यह है। एक वृत्त का त्रिज्या हम मान लेते हैं छोटा वाला आर, इसका त्रिज्या मान लेते हैं छोटा आर, इसका त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा आर। इसमें क्या करें, दोनों वृत्त के परिधि का अनुपात, इसका परिधि क्या होगा 2πr और इसका परिधि क्या होगा 2πr। इसका अनुपात हमको चारों अनुपात क्या दे दिया 5। देखिए ध्यान से, 2π यहाँ भी कटा, 2π यहाँ भी कटा, हमको बच क्या गया आर अनुपात बच गया आर, यानी कि 4 अनुपात कितना हो गया 5। हमको पूछ क्या रहा है, इसमें कह रहा है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा πr² अनुपात, और इसका क्या हो जाएगा πr²। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दोनों आर का मान निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चीज अनुपात में रहता है ना, इसको हम अलग करते हैं तो हमको कोई अनुपातिक राशि मानना पड़ता है, नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम मतलब यहाँ से हम आर का मान भी निकाल सकते हैं, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, आर या अनुपात है मतलब बट्टा में, आर बराबर क्या हो गया 4/5। यहाँ से अगर इस आर का मान निकालें, छोटा वाला आर का मान कितना होगा 4 आर, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 5। यहाँ से मान भी रख सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा पाई, डायरेक्ट भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर आर का मान कितना है 4, तो 4 चुका 16 अनुपात, यहाँ फिर पाई सॉरी गुन्ने, यहाँ पर कितना है आर, बड़ा वाला आर का मान कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, या पाई से पाई कैंसिल, 16:25 इसका आंसर होगा 16:25। या आप यह जो आर है इसका मान भी आप रख लेते, फिर यहाँ भी 12 आर होता है, 12 और फिर कट के आपको इतना ही आंसर आता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की तरफ। देखिए 93 में बोला जा रहा है, 93 यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है कितना 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको पूछा इसकी भुजा बताइए। देखिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा का क्या होता है स्क्वायर, यह तो इसका फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसका मान यहाँ दिया हुआ है कितना 9√3। देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या √3 से √3 कटा, यह 4 इधर भाग में इधर गुना में हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा भुजा का स्क्वायर बराबर बचेगा 4 गुने 9। तो यह स्क्वायर यहाँ पर हटेगा, यहाँ पे क्या होगा रूट चढ़ेगा, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो 3 दूनी 6। मतलब 93 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब 6 हो जाएगा। 94 सवाल की तरफ चलते हैं।
देखिए चौने बोला जा रहा है यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर। ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा लंबा है, इसको मिटाते हैं। देखिए 94 सवाल में बोला जा रहा है, देखिए दो वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त हो गया, यह वृत्त हो गया। इसका त्रिज्या जो हमको दिया हुआ है क्या चीज, R1, और इसका त्रिज्या हमको दिया हुआ है R2। इन दोनों वृत्त के जब हम परिधि को जोड़ते हैं, इसका परिधि क्या होगा 2πr, R1, जो इसका परिधि क्या होगा 2πr यानी कि R2। यह दोनों का जो परिधि होता है, परिधि का जोड़ एक और वृत्त है, बड़ा वृत्त है, इसके परिधि के, जिसका त्रिज्या हमको दिया हुआ है क्या चीज R, इसका त्रिज्या क्या है R। हाँ, इन दोनों वृत्त के, इस वृत्त के और इस वृत्त के परिधि का जो जोड़ है ये बराबर हो जाता है किसके, इस वृद्धि के परिधि के योग के। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, फिर परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। तो 2π यहाँ पर r का मान क्या है, बड़ा R है। तो हमको अब क्या करना है, ध्यान से, यहाँ पर भी 2π, यहाँ पर भी 2π है, 2π को हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा R1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा R2। इधर क्या हो गया 2πr, देखिए 2π से 2π 31, यहाँ पर मेरे पास बच क्या चाहिए R1 प्लस R2 बराबर में R1 प्लस R2 बराबर में R, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 में है यदि शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 3 गुनी हो जाती। ध्यान दीजिएगा, शंकु यह हो गया, इसका पहले से जो ऊंचाई है, पहले से ऊंचाई हमको दिया हुआ है, मान लेते हैं h, त्रिज्या इसका पहले से दिया हुआ है, मान लेते हैं r। अब क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर नया ऊंचाई, नया ऊंचाई, यहाँ पर लिख रहे हैं हम नया त्रिज्या, नया त्रिज्या। देखिए बोला जा रहा है यदि शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 3 गुनी हो जाए, मतलब पहले ऊंचाई था h, अब करा ऊंचाई 3 गुना, मतलब इसमें 3 से गुना यानी कि 3h। पहले हमको त्रिज्या बोल रहा है क्या चाहिए, पहले त्रिज्या कुछ और था, मान लिया r, पहले मतलब यहाँ पर x मान दो तो 3 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, r मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा, अब त्रिज्या हो गया यहाँ पर 3r। तो कह रहा है शंकु का आयतन हो जाएगा। देखिए पहले से ऊंचाई आपको था h, त्रिज्या था r, तो पहले इसका शंकु का आयतन क्या होता है 1/3, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन अब जो हम निकाले थे इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होगा 1/3 पाई, यहाँ पर r तो r था, लेकिन यहाँ पर r कितना 3r है, यानी कि 3r का स्क्वायर, 3 क्या है 9, एक बार लिख लेते हैं 3r का स्क्वायर गुने h का मान कितना हो गया 3h। इसको हल करेंगे तो क्या होगा 1/3 पाई, 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर गुने 3h। इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 से 3 तक कैंसिल हो जाएगा, नहीं करते हैं अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर हम करते क्या, ध्यान दीजिएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर, देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो बचा क्या चीज 9, 3 तो 9 3 27 गुना क्या हो जाएगा 27। देखिए पहले मेरा आयतन क्या था 1/3 पाई r स्क्वायर h, अब क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर, अब ये है, लेकिन इसमें क्या है 27 से गुना हो गया। तो अब मतलब कि जो पहले ऊंचाई h त्रिज्या r था, तो उसका जो आयतन था उस आयतन से जब ऊंचाई को हम 3 गुना किए हैं, त्रिज्या को भी 3 गुना किए हैं, तो अब जो आयतन हो गया ना पहले के आयतन का 27 गुना हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। क्वेश्चन में चलते 96 की तरफ। देखिए 96 बोला जा रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोलों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिए, थोड़ा अच्छा सवाल है। देखिए गोला यह हो गया, गोला का अगर जो आप कहिएगा कि गोला के क्षेत्रफल का है, चाहे वह पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का एक ही होता है 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन जिसमें इसको गोला को हम अर्धगोला कर दे, मतलब इसको हम इस तरह से काट दें, देखिए इस तरह से काट दे। अब अर्धगोला का आपको वक्र पृष्ठ पूछेगा, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। वक्र क्या होता है सिर्फ सतह का। लेकिन ध्यान से अगर संपूर्ण की बात करेंगे तो ध्यान से, जब गोला को गेंद को हम काटेंगे तो इस तरह का गोल आकृति उसके सरफेस पे बनेगा, मतलब इस तरह का। ध्यान देखिएगा कि एगो ही गोल बन रहा है, तो गोल बन, जब हम संपूर्ण की बात करेंगे तो ऊपर वाला जो गोल बन रहा है हमको यह जोड़ना पड़ेगा, मतलब
गोला के अगर आपको कहेगा सीधे क्षेत्रफल क्या है वक्र पृष्ठ संपूर्ण क्षेत्रफल तब यही होगा, लेकिन अर्धगोला में अगर वक्र पृष्ठ का है तो इसका आधा होगा, लेकिन संपूर्ण कहेगा जहां पर कट रहा है इस तरह का है वो गोल आकृति बनेगा, तो गोल आकृति बनना मतलब वृत्त बन रहा है, तो एगो वृत्त का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, दो गो या एगो या तो 2 1 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो वह होगा आपको 2 पाई आर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम 97 की तरफ। देखिए देखिए 97 में हमको बोल रहा है शंकु के छिन्न का आधार, ध्यान दीजिएगा शंकु किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा शंकु यह हो गया, शंकु में क्या होता है कि शंकु के आधार के समांतर कहीं से भी काट देने पर इस तरह का है, इसको हम काट देंगे तो किस तरह से बन जाएगा, काटने पर यह इस तरह का बन गया, काटने पर क्या हो गया यह इस तरह का बन गया, तो इसी को हम लोग शंकु बोल मतलब शंकु का छिन्नक बोलते हैं। तो शंकु का छिन्नक देखिए पहले इसमें त्रिज्या तो सिर्फ यह आता है, लेकिन इसमें त्रिज्या भी यहाँ तो वो है वो ऊपर भी यहाँ त्रिज्या बन गया, इसमें त्रिज्या 2 आ जाएगा, तो इस शंकु का क्या होता है 1/3 पाई एच, इतने याद देखिएगा। उसके बाद क्या होता है एगो जो त्रिज्या नीचे बनेगा जो होगा बड़ा छोटा, एक बार जो होगा त्रिज्या नीचे वाला का स्क्वायर, एक बार जो ऊपर त्रिज्या होगा उसका स्क्वायर, और एक बार क्या होगा दोनों त्रिज्या का गुणनफल होगा, इसे याद रखिएगा। मतलब 1/3 उसे भी शंकु कहते हैं, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो इसमें देखिए 1/3 पाई एच यहाँ भी रहेगा, ये मतलब 1/3 पाई एच यहाँ आर रहता है एगो तो सीधे आर है, यहाँ पर आर क्या होता है 2 होता है, तो सिर्फ आर में हमको हे फिर करना, बाकी सब 1/3 पाई एच यहाँ है, 1/3 पाई एच यहाँ भी था। यहाँ पर क्या होगा एक बार जो नीचे वाला त्रिज्या होगा उसका स्क्वायर, एक बार ऊपर वाला त्रिज्या होगा उसका स्क्वायर, एक बार दोनों त्रिज्या का क्या करेंगे गुना, और इसमें यहाँ पर 1/3 पाई एच से गुना कर देंगे, हमको शंकु के छिन्न का आयतन निकल जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 98 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा जा रहा है उस समांतर से का सर्वा अंतर क्या होगा जिसमें A18, ध्यान दीजिएगा A18 माइनस A14 बराबर 32 है, ध्यान दीजिएगा A18 हमको दिया हुआ है, A18 माइनस A14 बराबर हमको दे दिया हुआ है 32, तो कह रहा है इसका हमको सार्व अंतर, मतलब हमको इसमें D का मान पूछ रहा है कि D का मान कितना है। A18 मतलब हमको क्या 18वां पद, 18वां पद को हम लोग लिखते किसे है तो A+17D, क्या हो जाएगा A+17D, अब माइनस यह क्या होगा 14वां पद को किसे लिखेंगे A+13D, इसका मान होगा कितना दे दिया 32, यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या होगा A+17D माइनस A माइनस में 13D बराबर क्या हो गया 32। देखिए ए से ए कटा 17 में से 13 जाएगा तो 4D, 4D बराबर कितना हो गया 32, तो 4 के बराबर में 8 बार में, यानी कि D का मान कितना हो गया D के मान हो गया 8, मतलब 98 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब चलते 99 नंबर सवाल में। देखिए 99 सवाल में कहा जा रहा है कि गोला का व्यास, ध्यान दीजिएगा एक गोला है, यहाँ पर लिखते हैं 99 नंबर। देखिए गोला है, इस गोला का व्यास हमको दे दिया है, व्यास इसको बोलते हैं, मतलब D का मान हमको कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर, तो हमको R कितना हो जाएगा R हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए गोला का क्षेत्रफल होता है आपको 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए तो 4 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 12 गुने 12, करा गोला का व्यास 24 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला 24 हो गया व्यास, त्रिज्या कितना हो गया 12, इसका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या संपूर्ण या वक्र का है आपको होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई गुने 7 आर स्क्वायर मतलब 12 गुने 12, इसको हम अगर हल करेंगे तो क्या होगा इसमें दशमलव में आंसर आएगा 22 चौका 88 गुने 12 कितना होता है 144, अब बट्टे में कितना हो गया 7, गुना करेंगे 144 में 88 से 144 88, 8 चौका 32 7 में 3, 8 चौका 32 3 35 के 5 हाथ में 3 8 एक 8 3 11, फिर गुना करेंगे 8 चौका 32 7 में 3 8 चौका 32 35 8 एक 8 3 11, गुना किए तो 2 5 2 7 5 1 6 2 1, ऊपर में कितना हो गया 12 6 72, अब बटे नीचे 7, आपको इतना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर।
चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में हमको बोला जा रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 है, मतलब हमको ऊंचाई कितना दे दिया 14। बेलन हम लोग इस तरह से बनाते हैं, बेलन की ऊंचाई कितना देगा 14, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2πr(h), यह होता है 2πr(h). इसका मान हमको दे दिया भाई कितना 264। तो हमको बोल रहा है क्या चीज, बेलन के आयतन बताइए। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। देखिए ध्यान से, तो बेलन का आयतन हो गया πr²h। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमको पाई जानते हैं, पाई का 1/7 होता है। हमको ऊंचाई दिया हुआ है, हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो त्रिज्या हमको इसी से निकलेगा। तो त्रिज्या निकलेगा कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2π का मान कितना हो गया 22/7। त्रिज्या तो निकालना है, तो r गुने h का मान कितना है 14, बराबर में कितना इधर है 264। देखिए 7 से काटेंगे, 7 से 7 दूनी 14, 2 बार में, तो r का मान कितना हो गया, ऊपर में 264 बट्टे नीचे कितना आ गया 2 गुने 22 गुने 2, यानी कि 2 दूनी 4। अच्छा मतलब जो है 2 गुने 22 गुने 2। अब यहीं पर हम इसको हल करेंगे। आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का क्या होता है πr²। r का मान तो यह आ गया, तो r का मान यह आ गया, तो क्या होगा 264 गुने 264 बट्टे मतलब पूरे इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने आपको हो गया 22 गुने 22, 22 गुने 22 इधर को मिटाते हैं, यह हो गया πr², 22 गुने 22 πr²h। h हमको कितना देगा 14। अब इसको हम काटेंगे, देखिए ध्यान से, इसको काटेंगे हम, पाई का मान भी रख देते हैं 22/7। पाई का मान कितना होगा 22/7। देखिए ध्यान से, इस 7 दूनी 14, 14 से 14 को हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद यह 22 से क्या करते हैं, इस 22 को हम काट देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं 22 के पर में 4, अच्छा तो धीरे धीरे काटते हैं, मतलब इसको काट देंगे हम 2 से काटेंगे, तो 2 का 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते मान काटते हैं तो 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से काटते हैं तो 33 दूनी 66। 22 के पहरा में 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 11 से 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे तो 2 का 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ऊपर में कितना आ गया 132 गुने में 3, 132 गुने में 3, यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 का 3, 396 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो बिहार बोर्ड हो जाए, मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे 100 मैंने पूरा करा दिया है। इसका यदि आप पिछला पार्ट इसका नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो जो कि लघु त्रिय प्रश्न है उसका मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा।